हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट से अपना अध्ययन करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। संस्कृत व्याकरण के संधि नामक अध्ययन के दूसरे वीडियो में के शिक्षा गुरु संस्कृत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम संधि उस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि आपको अगर समझ में नहीं आती है तो बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ जाएगी। क्योंकि पहला वीडियो आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो वो देख लीजिए। उसमें हमने समझाया था कि संधि है क्या और किस तरीके से उसको समझना चाहिए। अब दूसरे वीडियो में हम लोग स्वर संधि पढ़ रहे हैं। एक ही साथ में सारी की सारी संधि आपको समझा देते हैं। स्वर संधि शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर कक्षा 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत सारे पाठों को पढ़ाया है तथा रीड संस्कृत का संपूर्ण सिलेबस बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया है, जिसमें से 30 में से 30 अंक आने की संभावना रहती है। बहरहाल शुरू करते हैं स्वर संधि। स्वर संधि में हमने आपको बताया था कि जहां पर दो स्वर आपस में मिलते हैं वहां स्वर संधि होती है। स्वर संधि पढ़ने के लिए स्वरों का ज्ञान आवश्यक है। तो यहाँ पर अ आ इ ई उ ऊ रि री ली ए आई ओ औ लिखे हुए हैं। तो इनका हमने 3 ग्रुप बनाया है। संधि पढ़ने के लिए अ आ का एक पर्सनल ग्रुप होता है, ई उ ऊ री री ली का एक ग्रुप होता है, ए आई ओ औ का एक ग्रुप होता है। इसमें से ए आई का ग्रुप, ओ औ का ग्रुप या फिर ए ओ का ग्रुप ऊपर से बनाया हुआ है, आई औ का ग्रुप ऊपर से बनाया है। ये चीज आपको याद रखनी है, तब जाके आप स्वर संधि पूरी कंप्लीट समझ में आएगी। अब हमको बताया आपको कि स्वर संधि में जो ये संधि होती हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, ये स्वर संधि के 5 महत्वपूर्ण प्रकार है। ये 5 प्रकार आपको इसी क्रम से याद करने हैं, ठीक है ना। हालांकि यण संधि से शुरुआत होती है, लेकिन यहाँ आपको ये क्रम याद रखना है, ठीक है ना। ये क्रम याद रखेंगे तो आपको आराम से समझ में आएगा, क्योंकि ये क्रम इस क्रम के अनुसार है। आपको ए आ ई ई उ ऊ री री ली ए आई ओ औ का क्रम याद है, तो आपको ये क्रम याद कर लेना है। तो ये अपने आप समझ में ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेट होगा। कैसे होगा देखिए, दीर्घ संधि में ये जो आपके प्लस का निशान है, प्लस के बाद में द्वितीय पद का प्रथम अक्षर होता है और प्लस से पहले प्रथम पद का अंतिम अक्षर होता है। तो प्लस के बाद में हमने ब्लू पेन से लिखा है गुण, वृद्धि, यण और अयादि में, और दीर्घ में नहीं लिखा है, उसका भी रीजन है। इसीलिए आपको दीर्घ संधि अलग से याद रखनी पड़ेगी। गुण से अपन शुरू करते हैं। तो गुण में देखिए प्रथम पद का अंतिम अक्षर क्या है, अ आ, ठीक है ना। आपको याद हो रहा है ना, प्रथम पद का अंतिम अक्षर अ आ गुण संधि में। वृद्धि संधि में भी अ आ, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। हम जो बात बोल रहे हैं परफेक्ट बोल रहे हैं, आपको भी ऐसे ही दिमाग में लकीर खींच देनी है कि गुण संधि में प्रथम पद का अंतिम अक्षर राम या रमा, राम में अ, रमा में आ। गुण वृद्धि संधि में भी राम और रमा, राम में अ और रमा में आ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया होगा। अब देखिए यहाँ हम प्रथम पद के अंतिम अक्षर और इसके क्रम की बात करें तो दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, ये क्रम आपको याद रखना है। दीर्घ पर्सनल आपको समझाएंगे, पहले गुण, वृद्धि, यण, अयादि समझा रहे हैं। गुण के अंदर अ आ प्रथम पद का अंतिम अक्षर होता है, वृद्धि संधि में अ आ प्रथम पद का अंतिम अक्षर होता है, यानी जो गुण और वृद्धि में प्रथम पद का अंतिम अक्षर अ और आ ही होता है, दोनों में सेम है। इधर मत देखो, इधर बात समझो पहले। उसके बाद में यण आती है। नंबर आपको याद हुआ ना, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण। तो गुण के बाद में वृद्धि, वृद्धि के बाद में यण। क्यों? क्योंकि अ आ, और यहाँ पर भी अ आ अभी तक बढ़ा नहीं है। तो अ आ के बाद में क्या आता है, ई ई उ ऊ री री ली, ये प्रथम पद का अंतिम अक्षर किस में आता है, यण संधि में। तो यण संधि में यहाँ से अ आ ई ई उ ऊ री री ली, तो ये दीर्घ और गुण में गुण और वृद्धि में अ आ, और यण में ई ई उ ऊ री री ली, और अयादि में ए आई ओ औ। यहाँ देख लो, अयादि ए आई ओ औ। समझ में आया? तो प्रथम पद के अंतिम अक्षर के आधार पर यह क्रम होता है संधियों का, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। दीर्घ में तो देखिए अ आ ई ई उ ऊ री री, ये इतने ही होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ ये प्रथम पद के अंतिम अक्षर भी होते हैं और द्वितीय पद के प्रथम अक्षर भी होते हैं, वही जोड़ा जाता है, ठीक है ना। समझे भाई? वही जोड़ा मतलब ए आ होगा तो इधर आ होगा, ई होगा तो इधर ई होगा, उ इधर होगा तो उधर उ होगा, इधर री री है तो उधर भी री री होगा। ये तो आपको पता होगा, लेकिन यहाँ आप कंफ्यूजन होते होंगे। इसलिए यहाँ हमने ये जो क्रम बनाया है, गुण वृद्धि में ए आ, यण में ई उ री री, अयादि में ए आई ओ। अब अपन बात करते हैं द्वितीय पद के प्रथम अक्षर की।
तो द्वितीय पद का प्रथम अक्षर यहां से शुरू होता है, गुण संधि में यहां से शुरू होता है। ये वाला जोड़ा गुण संधि में इधर आ जाएगा, देखो ई ई उ री री री, यहां पर भी क्रम है। यहां गुण में गुण से क्रम शुरू होता है और यहां पर भी गुण से क्रम शुरू होता है। गुण में क्रम ए आ से शुरू होता है और देखो यहां ध्यान से देखो, गुण के अंदर क्या करना है, ए आ ई उ री 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 लिख करके यहां प्लस कर देगा। बात समझ में आ रही है? यानी प्रथम पद का अंतिम अक्षर ए आ, द्वितीय पद का प्रथम अक्षर ई उ री री री। अब वृद्धि संधि में ए आ, तो थोड़ी सी वृद्धि कर दो, इसमें वृद्धि कर दो। ये गुण और वृद्धि में इधर तो यही आपने, ये गुण में द्वितीय पद का प्रथम अक्षर ये और वृद्धि में द्वितीय पद का प्रथम अक्षर ए आई ओ औ। अब यहां पर तो स्वर ही खत्म हो गए वृद्धि में, द्वितीय पद के प्रथम अक्षर में, तो यण में क्या आएगा, यण में असमान स्वर आएगा। असमान मतलब इसके जैसे के जैसे नहीं आएंगे। ये वाला पोर्शन इधर है यण में, यण में ई पहले आता है, तो इसके अंदर इधर ई नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी आ सकता है। समझ में आया? मान लो इधर ऊ आ गए तो इधर ऊ में से कोई नहीं आने चाहिए, बाकी ई री आ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ ली आ गया तो इधर ली नहीं आना चाहिए, बाकी ई उ री कोई भी आ सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यण संधि में बाद में असमान स्वर आना चाहिए द्वितीय पद का प्रथम अक्षर। कैसे? जैसे ई आ गया तो यहाँ 13 में से 11 अक्षर आ सकते हैं, 2 नहीं, ई और ई नहीं आ सकते, कुल 13 है ना। इनमें से ई इधर आ गया तो ई को छोड़ करके ये सारे के सारे उधर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ई के बाद में ई आया तो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी, इसलिए यहां पर असमान स्वर आएगा, बाकी कोई भी स्वर आ सकता है। अयादी संधि में ए आई ओ प्रथम पद का अंतिम अक्षर है और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर कोई भी स्वर आ सकता है, नो प्रॉब्लम। ए के बाद में ए खुद ही आ सकता है, यहाँ कोई दीर्घ संधि होने की संभावना नहीं है। ये तो हमने बताया स्वर संधि में दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि पांचों संधियों को क्रम से याद रखना और उसके बाद में प्रथम पद के अंतिम अक्षर को अलग से याद रखना और द्वितीय पद के प्रथम अक्षर को अलग से याद रखना। अब पढ़ते हैं विकार। विकार बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि संधि युक्त शब्द में संधि की पहचान कैसे होती है और संधि विच्छेद शब्द में संधि की पहचान कैसे होती है। तो यहाँ संधि विच्छेद वाला शब्द होगा तो इधर आ और इधर ई कहीं पर भी आएगा तो वहां गुण संधि होगी। ये वाला शेड्यूल जहां पर भी होगा वहां पर वो संधि होगी। अब संधि युक्त शब्द में ये मिलेंगे आपको, क्या मिलेंगे, विकार। विकार हमेशा संधि युक्त शब्द में, ठीक है ना। जैसे रामायण क्या है, संधि युक्त शब्द है और राम प्लस अयन संधि विच्छेद शब्द है। तो राम प्लस अयन तो आपको यहाँ मिलेगा राम प्लस अयन दीर्घ संधि, और यहाँ रामायण में आ मिलेगा तो वो आपको यहाँ संधि युक्त शब्द में विकार को देख करके आपको, जैसे हिमालय उसमें माँ है ना, कपीश में पी बड़ा है तो वहां पर दीर्घ संधि है ना। भानुदी है, नू बड़ा है ना। उत्तरीकार, उत्तरी धनेरीकार, त्री बड़ा है तो वहां पर ये 4 विकार पाए जाते हैं। तो इन विकारों को रट लेना आपको, है ना, रट के माइंड में रखना है। नहीं तो आप कह रहे हो कि हमने संधि पढ़ी हमको समझ में नहीं आई। उसकी वजह यह है कि आप क्रम वाइज बातें याद नहीं रखते। पहली बात तो आपको प्रथम पद का अंतिम अक्षर और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर रटना नहीं है, माइंड में शेड्यूल सेट करना है, संधि का क्रम याद रखना है। फिर आपको विकार माइंड में रखने। गुण संधि में ए ओ अर अल, ठीक है ना। ए एक मात्रा वाला होता है, ओ भी एक मात्रा वाला होता है, ठीक है ना। अर ए कहां आता है, रे कहां आता है, आगे वाले के ऊपर आता है। अल, ठीक है ना। अल आता है, ले आधा आता है, ठीक है ना। तब धन लिकार है ना, तवलकार, ऐसे वाले शब्द 1-2 ही होते हैं। तो इसमें भी 4 विकार होते हैं गुण संधि में, ठीक है ना। वृद्धि संधि में 2 ही होते हैं, लेकिन तीसरा है ये अपवाद है, इसलिए इसको साथ में रख दिया है, ठीक है ना। वृद्धि संधि में ए आई और औ 2 मात्रा वाले होते हैं, ठीक है ना। यहाँ 1 मात्रा वाले गुण संधि में, 2 मात्रा वाले वृद्धि संधि में, और आर भी 2 मात्रा वाला है, अर और आर कुछ होता नहीं है, लेकिन ये एक अपवाद है, ठीक है ना। तो ये किसमें है, वृद्धि में। अब यण संधि में विकार ये है आधा य, आधा व, आधा र और आधा ल, लेकिन वास्तव में ये आधे नहीं मिलेंगे। इसके अंदर कोई ना कोई स्वर मिलेगा, जैसे प्रत्युपकार, प्रत्युपकार के अंदर यह के अंदर ऊ मिलेगा, लेकिन इस यह का ई बनेगा, वह का ऊ बनेगा, रे का री बनेगा, ल का द्री बनेगा। ये अर्ध स्वर है, इसलिए क्योंकि इनका स्वर बनता है यण संधि में चेंज हो जाता है, इको यण संधि,
ठीक है ना। तो ये यहां पर आपको ये चारों विकार याद रखने हैं। प्रोसेस हम आपको यहां बता देंगे। अब अयादी संधि में आय, आय, अब, आव, ये चारों स्वतंत्र रूप से नहीं मिलेगा आपको। ये ए किसी के अंदर होगा, ठीक है ना। किसी स्वर के व्यंजन के अंदर अ मिलेगा और इस य के अंदर कोई न कोई स्वर मिलेगा, य के अंदर कोई न कोई मात्रा मिलेगी। जैसे यहाँ पर य के अंदर मात्रा मिल रही थी संधि युक्त शब्द में, तो यहाँ पर भी य व इसके अंदर कोई मात्रा मिलेगा। उस मात्रा से आगे वाले शब्द का शुरुआत कर दो और इसका आय का क्या बना दोगे, ए, आय का आई, अब का ओ, आव का औ। इस तरीके से ये आपके विकार बताए हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं सुविधा सूत्र। सुविधा सूत्र ये सेम टू सेम है, किसके साथ क्या मिलेगा तो क्या बनेगा। अब यहां पर तो बताए किसके साथ क्या मिलेगा और यहां बताए क्या बनेगा। यहां दोनों बताए किसके साथ क्या मिलेगा तो क्या बनेगा। अ आ के बाद में आ में से कोई भी आएगा तो आ बनेगा, दोनों मिलके दोनों डिलीट हो जाएंगे। छोटी बड़ी के साथ में छोटी बड़ी इनमें से कोई भी इधर से एक आएगी, इनमें से कोई भी एक आएगी तो बड़ी ही बनेगी। छोटा बड़ा इनमें से कोई भी एक इधर से आएंगे तो बड़ा ऊ बनेगा। छोटा री बड़ा री इनमें से कोई भी एक आएगा, इधर से कोई भी एक इधर से आएगा तो बड़ा री बनेगा। तो ये चारों विकार आपको यहाँ मिल रहे हैं ना, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, बड़ा री, और ये चारों विचार दीर्घ संधि में ये विकार है। और ये प्रथम पद के अंतिम अक्षर और द्वितीय पद के प्रथम अक्षर है। गुण संधि में ए आ और वृद्धि संधि में ए आ। ए आ को छोड़कर भी कोई भी स्वर नहीं होता, हमने यहाँ पर भी बताया था। प्रथम पद का अंतिम अक्षर ए आ, लेकिन बनता क्या है, वो कैसे बनता है वो यहाँ बताया है। अब गुण संधि में द्वितीय पद का प्रथम अक्षर ई उ री री है, तो यहाँ पर ई उ री और री अलग अलग समझेगी। चार नियम बन रहे हैं क्योंकि चार विकार बन रहे हैं। तो ये चार विकार में ए ओ और अल, तो देखो ए ओ और अल चारों के चारों यहाँ बताए हुए हैं। ए आ के साथ में ई जुड़ेगा तो ए बनेगा, दोनों डिलीट हो जाएंगे, दोनों मर जाएंगे और ए बनेगा। ए आ के साथ में ऊ जुड़ेगा तो ओ बनेगा। ए आ के साथ में री जुड़ेगा तो अर बनेगा। ए आ के साथ में री जुड़ेगा तो अल बनेगा। मतलब याद क्या रखना आपको, ए आ तो रखना ही नहीं है, वो तो कॉमन चीज है। मतलब ई का ए बनता है, ऊ का ओ बनता है, री का अर बनता है, री का अल बनता है। लेकिन याद रहे ये इधर होने चाहिए, उधर नहीं होने चाहिए। उधर ई उधर होगा तो ई का यह बनेगा। देखो यण संधि में ई उसके बाद में ई का यह बन जाएगा, ये यण संधि के बाद। लेकिन वर्ण और यण और गुण के अंदर दोनों में लास्ट में नहीं आता है। तो गुण के अंदर क्या होता है, ई इधर होता है, आ इधर होता है, ई इधर होता है। ए आ के सिवाय कोई दूसरा स्वर नहीं आना चाहिए। ए आ के सिवाय कोई दूसरा स्वर यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा स्वर आएगा तो यहाँ देख लो ई उ री के बाद में कोई भी स्वर आएगा तो इनका वो चेंज हो जाएगा। ए आई ओ औ के बाद में ए आ आएगा तो यहाँ पर भी चेंजिंग होगा। दूसरे नियम अलग अलग नियम है, यहाँ पर केवल ए आ की बात कही है। अब देखिए ली के साथ अल बना। अब वृद्धि संधि की बात करें, ए आ के बाद में ए आई जुड़ेगा तो आई बनेगा, ए आ के साथ में ओ औ जुड़ेगा तो औ बनेगा। और ये आर वाला नियम मैंने यहाँ पर बताया नहीं क्योंकि मैंने पहले ही बताया था ये अपवाद है। अपवाद इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे क्योंकि अभी अपन स्वर संधि पढ़ रहे हैं, ये पूरी की पूरी यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद में लास्ट में आपको सारे अपवाद भी सिखा देंगे, अभी अपन नियम सिखा रहे हैं। अब देखिए यण संधि में ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आएगा तो छोटी ई का भी आधा यह बनेगा, बड़ी ई का भी आधा यह बनेगा। दोनों नहीं बनेंगे, या तो ये आएगी या ये आएगी, ठीक है ना। तो ये आएगी तो भी आधा यह बनेगा, ये आएगी तो भी आधा यह बनेगा। अब आप कह रहे हो कि ये आएगी, कौन सी आएगी, तो इसके लिए तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से शब्द में कौन सी ई होती है। छोटी मति प्लस है ना, मत्युनुसार, तो मति प्लस अनुसार, तो वहां पर ई छोटा आता है, ठीक है ना। ये बात समझ में आई। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि कहां पर कौन सी ई आती है। ओके, इस तरीके से हम बैकग्राउंड टीचिंग में पढ़ा रहे हैं जिसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। अब यण संधि का दूसरा नियम, ऊ के बाद में कोई भी ऊ को छोड़कर असमान स्वर आता है, ऊ को छोड़कर कोई भी स्वर आता है तो ऊ का वह बनता है, ऊ का छोटे ऊ का भी आधा वह बनता है, बड़े ऊ का भी आधा वह। कुछ लोग कहते हैं बड़े ऊ का पूरा वह बनता है, अरे नहीं बनता है, प्रोसेस गलत हो जाएगा। उसके अंदर एल आए कहां से, ए का क्या करोगे, फिर क्या करोगे, उसका नियम चेंज हो जाएंगे सारे। जो चीज होती है वो होती है, जो नहीं होती है वो नहीं होती है, और जो नहीं होती है उसमें विश्वास कर लेते हो तो फिर होती है, उसका क्या होता है। री के बाद में असमान स्वर,
तो इस छोटी री का भी आधा रे बनता है, बड़ी री का भी आधा रे बनता है, और उसके बाद में जो असमान स्वर होता है वो स्वर उसके अंदर रे के अंदर घुस जाता है। यहाँ पर भी वो स्वर होता है वो वे के अंदर घुस जाता है, यहाँ पर भी जो स्वर होता है वो ये के अंदर। चौथा नियम है, ली के बाद में असमान स्वर होता है तो ली का लय बन जाता है, और वो लय इस असमान स्वर वो स्वर होता है वो इस लय के अंदर चला जाता है। जैसे है ना, ली प्लस आकार, तो ली का लय बना और आकार वाला आ मिल गया तो क्या बना, लाकार। बना कि नहीं बना लाकार। अब देखिए अयादी संधि, अयादी संधि में ए के बाद में कोई भी स्वर आए तो ए का आय बनेगा। ए के बाद में कोई भी स्वर आ सकता है, ये ए खुद भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम। ए के बाद में कोई भी स्वर आए तो ए का आय बनेगा, ए का आय बनेगा। ए किसी के अंदर होगा, जैसे ने प्लस अयन, तो ने अलग चला जाएगा, आय इधर आ जाएगा। फिर आई के बाद में कोई भी स्वर आएगा तो आई का आय बनेगा। ओ के बाद में कोई भी स्वर आएगा तो ओ का आओ बनेगा। औ के बाद में कोई भी स्वर आएगा तो औ का आओ बनेगा। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। अभी मैंने जो यहाँ जो चीज बताई है, आप कम से कम सुविधा सूत्र में ये पांचों चीजें रख लो, और उसका फिर टेस्ट दो आप खुद। ठीक है ना, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको स्वर संधि याद करनी है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के ये चीज पूरी रखो, और इसको समझ करके उसका टेस्ट दो रफ कॉपी में। टेस्ट देके फिर चेक करो, मोबाइल में देखो आप स्क्रीनशॉट फोटो, और उसके बाद में चेक करने के बाद में गलती होती है तो फिर याद करो। और हर 7 दिन में इसका टेस्ट दो, 3-4 संडे आप टेस्ट दोगे तो उसके बाद में दिमाग में पक्का होगा, ऐसे याद नहीं होता है। फिर आप कभी भी बैठे हैं, निक में बैठे हैं तो इसका वापस टेस्ट दो। ये तो स्वर संधि के सुविधा सूत्र बताए हैं। और व्यंजन संधि जो पढ़ी जाती हैं, उस व्यंजन संधि में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमने सोल्व कर दिया। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, है ना, संधि पार्ट 3 के अंदर, संधि भाग 3 तीसरे वीडियो में। पहला वीडियो हो चुका है, दूसरा ये हो रहा है। तीसरे वीडियो में बताया गया है कि आप उसको कैसे करेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के सारे रूल वहां पर एक ही पेपर में आपको याद करवा देंगे। तो आप यहाँ याद कर लो पहले स्वर संधि, फिर विसर्ग संधि का भी उसी तरीके से एक ही जगह आपको सारे करवा देते हैं। तो अब अगला पीडीएफ लेते हैं, वहां पर इन्हीं सुविधा सूत्रों के उदाहरण आपको समझा करके और समझा रहे हैं। जितने ज्यादा उदाहरण करोगे उतना फायदा है। हम तो केवल आपको 1-2 उदाहरण सैंपल के रूप में देंगे, प्रोसेस बताएंगे कि कैसे होता है। ये लीजिए, इस पीडीएफ के अंदर हम आपको स्वर संधि के उदाहरण समझा रहे हैं। तो सबसे पहले दीर्घ संधि, इसको थोड़ा जूम करके पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। चलिए देख लीजिए। देखिए दीर्घ संधि है, उसमें ये जो धनाभाव शब्द है, ये शब्द हमने क्यों चूज किया, क्योंकि यहाँ शब्द के अंदर अपन को विकार ढूंढना है। विकार आपको सारे याद है, अभी मैंने आपको बताया था कि विकार आपको रटने हैं। दीर्घ संधि के 4 विकार होते हैं, गुण संधि के 4 होते हैं, वृद्धि संधि के 2 ही होते हैं, तीसरा विकार होता है, और यण संधि के 4 विकार होते हैं, अयदी संधि के 4 विकार होते हैं। 4 होते हैं, माइंड में रखो ना परफेक्टली। आप संधि को 5 कंटिन्यू याद रखो। तो यहाँ कौन सा है आपको दिख रहा है, ये आ है और ये आ है, दोनों विकार है। ये दीर्घ संधि का, ये भी आ तो दीर्घ संधि का है ना। ऐसे नहीं रहते हैं तो आप ए आ बोलो, ए किसी का विकार नहीं है। आ दीर्घ का है, बड़ा ई दीर्घ का है, बड़ा ऊ दीर्घ का है ना, बड़ा री दीर्घ का है। उसके बाद में ए गुण का है, आई वृद्धि का है, ओ गुण का है, औ किसका है, वृद्धि का। उसके बाद में जो होते हैं अर आर अल वो वाले, और अय आव य ये आपको अलग से याद रखने हैं, विकार दिमाग में रखो। तो यहाँ ये वाला विकार काम आएगा कि ये वाला। तो यहाँ देखिए भाव, और यहाँ पर बन रहा है धन। तो भाव एक शब्द है, उसके अंदर ए जोड़ा तो अभाव बन गया। ए आपका भाव का अभाव विलोम शब्द है। तो यहाँ एक शब्द पूरा होना चाहिए। जहां से आप विकार कट कर रहे हो ना, वहां एक शब्द पूरा होना चाहिए। ये संधि विच्छेद करने का तरीका। तो यहाँ पर एक धन शब्द बनता है। धन आपको मालूम है ना, वेल्थ, मनी है ना, मनी है तो हनी है। हम भी अपने है ना अपने जीवन में क्या करते हैं, धन के लिए सब कुछ करते हैं। तो ये धन एक शब्द है। उसके बाद में अभाव। अब ये संधि विच्छेद आपको समझ में आया। अब संधि विच्छेद का वापस संधि कैसे करते हैं वो भी हम यहाँ पर प्रोसेस समझा रहे हैं। तो आपको क्या है, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि किसी भी संधि के अंदर प्रथम पद का अंतिम अक्षर और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर मिलता है। तो प्रथम पद का अंतिम अक्षर क्या है, न है। बहुत अच्छे, कहां से सीखे, कौन से गुरुदेव ने सिखाया, किसी ने नहीं सिखाया, अपने आप पढ़ रहे हो। तो अपने चैनल क्यों देख रहे हो, है ना। यहाँ पर न हलंत करोगे तो अंदर से अ निकलेगा, वो अ आपका अंतिम अक्षर है, न नहीं है। न के अंदर 2 अक्षर है, न और अ भी 2 है, ध न
है ना, इसके अंदर। अब भाव में इधर से ए ले लिया, फिर भाव इधर लग दिया, तो ये क्वेश्चन के अंदर अंदर है, उसको जोड़ना, इधर कुछ नहीं करना, समझ में आया? ये सेम टू सेम रखना है। अब मैंने जो आपको पिछली संधि में 4-5 नियम बताए थे पिछले वीडियो में, संधि हमेशा प्रथम पद के अंतिम अक्षर और द्वितीय पद के प्रथम अक्षर में होती है, और प्रथम पद का अंतिम अक्षर और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर मिलके जो बनता है उसे विकार कहते हैं, और विकार हमेशा प्रथम पद के अंतिम अक्षर के साथ जुड़ता है। ये नियम हमने याद करवाए थे आपको, ये कहीं लिखे हुए नहीं मिलते हैं, बार बार पढ़ाने की वजह से हमारे अनुभव से हमने बनाए हैं, और ये परफेक्ट है, हर जगह लागू होते हैं। तो यहाँ देखिए अ प्लस अ, ये संधि विच्छेद है, ये संधि विच्छेद है, ठीक है ना, संधि विच्छेद यहाँ लिखना, तो ये संधि विच्छेद है और ये प्रोसेस है। अब इसका जो ये बना है धन व एज इट इज यहाँ पर लिखा, भाव ऐसा कैसे लिखा है, ये जो चेंज हुआ ये किससे हुआ, दीर्घ से हुआ, बाकी कुछ नहीं होता। अब ये आ इस न के अंदर जोड़ दिया और भाव वैसा का वैसे लिखा, बाकी कुछ नहीं किया हमने, ये आ न के अंदर जोड़ा, नाम बना, कोष्ठक हटा दिया, ठीक है ना, गणित में करते हैं ना, समीकरण हल करते हैं, कोष्ठक हटा दिया, धना भाव फिर से लिख दिया, इति सिद्धम। इस तरीके से ये संधि विच्छेद होता है और संधि होता है। अब यहाँ पर कुछ शब्द हम आपको बता रहे हैं जो दीर्घ संधि के हैं, ये बड़े ए की मात्रा है ना, बड़े ए की मात्रा शब्द के अंदर पाई जाती है, ये विकार है। इसके टुकड़े कहेंगे तो एक ही छोटा कर दो, एक बड़ा कर दो, छोटा तो इसी के अंदर ही रहेगा तो कपी बन जाएगा, और बड़ा सह के अंदर जुड़ेगा तो ये ईश बन गया। आया समझ में? ऐसे इसका टुकड़ा हुआ है, छोटा ई प्लस बड़ा ई बराबर बड़ा ई, ठीक है ना, छोटा छोटा बड़ा, बड़ा छोटा बड़ा, ऐसे 4 नियम होते हैं। ये बड़ा ई कितने प्रकार से बनता है? 4 प्रकार से बनता है। अब देखिए लक्ष्मी इच्छा, इसके अंदर भी मी बड़ा है, तो इधर पहले बड़ा आएगा, लक्ष्मी में ई बड़ा होता है, ये तो आपको याद होना चाहिए। फिर इच्छा में ई छोटा होता है, इंद्र में ई छोटा होता है, ये चीजें भी आपको याद होनी चाहिए। जितने ज्यादा उदाहरण पढ़ोगे उतने ज्यादा ये पता होगा। तो लक्ष्मी प्लस इच्छा, तो वो बड़ी ई और बड़ी छोटी ई मिलकर के बड़ी ई बनी, और विकार जो बना है बड़ा ई वो हमेशा प्रथम पद के अंतिम अक्षर में के अंदर जुड़ करके इधर आ गया, और ये ई हटा नहीं, इसके अंदर जुड़ा है, और चसा यहाँ से लिख दिया। समझ में आया? लघुत्तर में घू बड़ा है तो उसका एक छोटा बना दो, इसी के अंदर रख दो वो छोटा ऊ, इस घ के अंदर से वो बाहर निकालो, बाहर निकाल करके टुकड़े करो, एक छोटा और दूसरा भी छोटा, एक छोटा वो घ के अंदर जोड़ दो और दूसरा छोटा तर के साथ जोड़ दो तो उत्तर बन गया। ऐसे साधु उपदेश, इसमें भी सेम टू सेम, जो बड़ा वो है वो विकार है, विकार दिखना चाहिए आपने को, इसके तो दीर्घ संधि के विकार है। और यहाँ पर ध के अंदर वो बड़ा है तो उसके टुकड़े करो, एक साधु और एक पदेश के साथ जोड़ा उपदेश, छोटा बड़ा होगा। मातृणम, तो यहाँ री बड़ा है तो ये आपके दीर्घ संधि है, ठीक है ना। आप सोच रहे हो कि बड़ी ई बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आ गया तो री भी होता बड़ा, ठीक है ना। तो एक री त्रि के अंदर ही रखना है, एक री ऋणम के साथ, मातृ प्लस ऋणम। यहाँ पर जो री है वो सेम टू सेम यहाँ पर तय के अंदर री की मात्रा ऐसी कैसी है, तो ये छोटा री और छोटा री बड़ा री बना, बड़ा री तय के अंदर जुड़ा, बड़ा री ऐसे लिखते हैं और छोटा री ऐसे लिखते हैं। समझ में आया? अब होत्रिकार, होत्रि प्लस रिकार, इस तरीके से दीर्घ संधि के विकार को देख करके संधि से पहचान करनी है। अब अपने गुण संधि पढ़ ली है, अब अपन दीर्घ संधि पढ़ ले, सॉरी दीर्घ संधि पढ़ ली है, गुण संधि पढ़ लेते हैं। गुण संधि में क्या होता है कि विकार ढूंढना है। सबसे पहले कोई भी संधि हो अपने को विकार देखना है, सबसे पहले अपन को क्या देखना है? विकार देखना है। तो यहाँ पर उपेंद्र शब्द है, उपेंद्र में एक ही मात्रा है, एक मात्रिक शब्द होता है, गुण संधि का होता है, पता चल गया। अब ये संधि है, ये क्या है? संधि। अब इसका उप प्लस इंद्र, ये इसका संधि विच्छेद है। कैसे हुआ वो यहाँ समझ लेते हैं। पै के अंदर किसकी मात्रा है? ए की, तो पै हलंत कर दो, अंदर से ए निकाल दो। उधर इंद्र में ई निकाल दिया, फिर नद्र शेष रह गया। ये क्या है? वर्ण विच्छेद किया आपने, ठीक है ना। वर्ण विच्छेद मतलब, वर्ण विच्छेद आपको समझना है, संस्कृत की 6ठी क्लास की बुक के अंदर बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। तो यहाँ पर पै के अंदर से ए निकला और ई इधर से, तो अ और ई पास पास मिलाए। क्या करना होता है संधि में? हमेशा 2 अक्षर ही जुड़ते हैं, शब्द नहीं जुड़ते हैं। ये चीज हमने पहले भी आपको समझा दिया। अब इनको जोड़ना है, इनके कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये प्रथम पद का अंतिम अक्षर है, इसके अंदर विकार जुड़ेगा। तो ए के साथ ई जुड़ता है, तो आपने क्या समझा था वहां? ए वाले ग्रुप के साथ ई ई उ री वाला तो गुण संधि होती है, तो ए के साथ ई जुड़ा तो ए बना। ये किससे बना? गुण से, है ना, गुण संधि से बना। अब ये विकार है, विकार हमेशा प्रथम पद के अंतिम अक्षर के साथ जुड़ता है। तो ये विकार पै के अंदर जुड़ गया तो पे बन गया, उपे, और उधर से नद्र आया तो उपेंद्र वापस बन गया।
इस तरीके से, तो बारीकी से समझो, इसको ध्यान से समझो, 2-3 बार देखो, तब जाके आपको समझ में आएगा। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। दूसरे शब्द पे प्रैक्टिस कीजिए, दूसरे शब्दों पे प्रैक्टिस करो, खुद शब्दों का निर्माण करो। अब यहाँ पर गुण संधि के उदाहरणों में अगला राकेश, यहाँ पर क्या है, यहाँ विकार क्या है, महेश में क्या विकार है, यथेष्ट में क्या है, हितोपदेश में क्या है, नवोढा में क्या है और महर्षि में क्या है। तो यहाँ नवोढा तक तो आपको पता होगा, नहीं है तो हम बता रहे हैं। इस तरीके से आपको विकार ढूंढना चाहिए। राकेश में कै के अंदर ए की मात्रा है, वो विकार है, उस ए के टुकड़े करेंगे तो यहाँ पर आ प्लस ई बनेगा। आ प्लस ई दोनों मिलकर के ए बना। ए विकार हमेशा प्रथम पद के अंतिम अक्षर कै के साथ जुड़ा तो के बन गया, है ना। राकेश राका प्लस ईश, ठीक है ना, बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर के ए बनता है। ऐसे नहीं है कि आई बन जाएगा, आई कहां बनेगा, आ के साथ ए जुड़ेगा तो आई बनेगा। इस तरीके से महेश में भी महा प्लस ईश, यथेष्ट में देखो यथा, है ना, आ, है ना, इसमें ए और आ के सिवाय कुछ होता ही नहीं है। गुण और वृद्धि संधि में प्रथम पद का अंतिम अक्षर आ और ए के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो यथा, यथा यानी जिस प्रकार अव्यय शब्द है। और इष्ट, इष्ट में ई छोटा होता है, इंद्र में ई छोटा होता है, ये चीजें ध्यान रखने की होती है। अभी हितोपदेश में आपको यहाँ पर एक तो दे के अंदर एक की मात्रा, वो आपको विकार लग रहा है और एक यहाँ लग रहा है, लेकिन यहाँ कोई शब्द पूरा नहीं, हितोपद, हितोपद और शय, तो यहाँ ऐसा कोई शब्द नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर बन रहा है हित प्लस उपदेश, ठीक है ना। तो हित आ गया, ए और उ मिलकर के ओ बनता है ना। आ, ए या आ के साथ में ई जुड़ता है तो ए बनता है और उ से ओ बनता है। नवोढा में भी आप देख लो, नव प्लस ऊढ़ा, बड़ा ऊ आता है तो भी ओ बनता है। अब बात करते हैं महर्षि की। ये सारी चीजें आपको समझ में ए और ओ वाली आ गई, लेकिन महर्षि में जो चीज है वो चीज आपको समझनी है। महर्षि में गुण संधि है, ये आपको परफेक्टली याद रखना है। होत्रिकार में कौन सा है, होत्रिकार अभी पढ़ा था, होत्री प्लस ऋकार दीर्घ संधि है और महर्षि में गुण संधि है। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, महर्षि में आपको कोई विकार दिख रहा है? महर्षि में आपने सारे विकार याद कर लिए, नहीं किए तो पहले विकार करके याद, और उसके बाद में हम जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो। तो यहां पर है के अंदर एक और इसके बाद में ये र है, ठीक है ना, महर्षि। कुछ लोगों को तो पढ़ना ही नहीं आता है, तो यहाँ म र स और ई सबसे लास्ट में है, ठीक है ना। मैंने जो बोला है दोबारा रिपीट करके आप देख लो बोले। तो अब यहाँ पर है के अंदर अ और ये र, अर, ठीक है ना। ये देखो अर, अर आपके क्या है, विकार है। कौन सी संधि का, गुण संधि का। तो यहां पर आपको संधि विच्छेद में महा प्लस ऋषि है। अब इसका ध्यान से देखो, है के अंदर से आ निकाल दिया और ऋषि से री ले लिया, फिर सी। तो आ, ए और आ के साथ में री या री जुड़ता है तो अर बनता है। ऐसे नहीं है कि ए के साथ री जुड़ा तो अर बना, आ के साथ री जुड़ा तो आर बना, ऐसा नहीं होता है। आर तो कुछ अपवाद वाले शब्द है, उसके अंदर वृद्धि संधि होती है, वो अपवाद है, बाकी सभी गुण संधियां होती हैं। तो यहाँ पर अर बना, आ के साथ री जुड़ा अर बना। अब अर में ये अ तो किसके अंदर चला जाएगा, है के अंदर, तो यहाँ पर मैं है बन गया, और ये र है वो सी के ऊपर चल जाएगा, तो महर्षि। समझ में आया? ये गुण संधि का बहुत अच्छा सा उदाहरण है। कुछ उदाहरण यहाँ पर और दिए हैं। यहाँ पर देखिए, वर्षर्तु, तो यहाँ पर अर दिख रहा है आपको, अर दिख रहा है। ये वह के अंदर वाला र और ये र अर नहीं, ये नहीं, स के अंदर वाला ये रह बिल्कुल वैसा का वैसा रहेगा। स के अंदर वाला अ और ये र अर है। अर किससे बनता है, आ प्लस री से या अ प्लस री से, तो यहाँ पर आ आएगा, वर्ष का वर्षा बनेगा, आ प्लस री, वर्ष वर्षा प्लस इस री का, इस रह का री बनेगा ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, ध्यान से देखो, धीरे धीरे ऐसे शब्दों में उतावड़ जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। ग्रीष्म, मैं के अंदर अ प्लस री, अर बना, यहाँ पर पड़ा अर, ठीक है ना। वो अर अलग चीज है, ये अर अलग
अलग चीज है। इस री का रह बना ऐसे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ आ भी आ सकता है, आ का ए तो होता नहीं, इसलिए ग्रीष्म प्लस ऋतु, अ प्लस री अर बना, वे अर यहाँ पर आ गया समझ में। ब्रह्मर्षि, ब्रह्म प्लस ऋषि भी होता है, ब्रह्मा प्लस ऋषि भी होता है, लेकिन ये ब्रह्म प्लस ऋषि ऑथेंटिक है। तो अ के साथ री जुड़ा, अर बना, ब्रह्मर्षि हो गया। ओके, अब ये अलग प्रकार का है। तवलकार, तव प्लस लिकार है ना, ए के बाद में ए या आ के बाद में लरी आए तो अल बनता है। ये चौथा नियम है, गुण संधि का चौथा विकार है अल। तो ये पड़ा अल, वह के अंदर ए और ये ल अल। क्लियर है आपकी बात, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए ममलकार, तो यहां पर इस ल का लरी बन गया, मम प्लस लरिकार, ये अल बनता है। ये उदाहरण बहुत कम पूछते हैं, इसलिए यहां पर दो ही आपको दिए हैं, गुण संधि समाप्त हुई। अब अपन वृद्धि संधि के उदाहरण पढ़ेंगे, वृद्धि संधि के उदाहरण, फिर यण संधि के उदाहरण जूम करके पढ़ेंगे। लेकिन आपको बता दें, हमारे चैनल पर संस्कृत व्याकरण का कोई भी टॉपिक ले लो, बहुत अच्छे से समझाया, शब्द रूप धातु रूप हो चाहे वाच्य, है ना, बहुत अच्छे अच्छे भारी भारी टॉपिक है जो सरल बना बना के समझाए। आपको अगर कोई भी टॉपिक भारी लगता है तो हमारे चैनल पर आप अध्ययन कीजिए, आपको बहुत ईजी महसूस लगेगा। लेकिन ध्यान रहे, आप अगर ये संधि पढ़ रहे हो ना, तो इसमें कुछ चीज आपको नोट करनी पड़ेगी। ऐसे गाना देखते हैं तो सोते सोते बेड पे सोते सोते देख रहे हो, ऐसे ये नहीं होता है। इसमें तो आपको अलर्ट होके बैठना है और कुछ चीज नोट करनी है, जो चीज याद करने की उसको नोट करके उसको रटना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है। ठीक है ना, हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको कुछ तो नोट करके रोज रोज आप उसको पढ़ना पड़ेगा। या स्क्रीनशॉट लेके आप एक कोई पीडीएफ बना लो, एक फोल्डर बना दो, उसमें सारी पीडीएफ डाल दो, इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। तो जूम बना के आपको पढ़ाते हैं। अभी देखिए, वृद्धि संधि के अंदर दो मात्रा होती है, चाहे आई की हो चाहे औ की हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर सदैव, सदैव भी होता है, सदा प्लस एव भी होता है, सदा प्लस एव भी होता है। तो यहाँ एक मात्रा होती है तो यहाँ एव आ जाता है, एव भी होता है, दोनों संधि सही है। सदैव के ऊपर एक मात्रा होती है तो गुण संधि, दो मात्रा होती है तो वृद्धि संधि, ठीक है ना। तो यहाँ सदा प्लस एव, दोनों अव्यय शब्द है, ठीक है ना, अव्यय शब्दों में संधि हो सकती है। तो यहाँ सदा प्लस एव, तो सदा से तो आ निकला, सद हो गया, दय हलंत अंदर से आ निकला, एव के अंदर से निकालने की जरूरत नहीं है, शुरुआत में ही है, क्योंकि स्वर प्लस स्वर इज इक्वल टू स्वर संधि होती है। तो यहाँ आ और ए मिलकर के आई बनी, ठीक है ना। ए आ के साथ में ए आई जुड़ता है तो आई बनता है। साथ साथ में भी आपको याद हो जाएगा, नहीं तो 2-3 बार ये संधि देख लो, आपको पूरा समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो यहाँ आई विकार है, विकार हमेशा प्रथम पद के अंतिम अक्षर दय के साथ जुड़ा तो दई बन गया, फिर से क्या बना, सदई और वह, तो सदैव साथ में जुड़ गया। इस तरीके से आपको प्रोसेस से समझना है, और आप खुद ऐसी ऐसी प्रैक्टिस करो तो आपको, है ना, समझ में आएगा। पुत्रेषणा, इसके ऊपर भी दो मात्रा आई की है, तो पुत्र प्लस एषणा, पुत्रा तो शब्द होता नहीं है, पुत्र शब्द होता है, ए या आ आएगा, दूसरा कुछ आएगा नहीं। एषणा, पुत्र धन, एषणा, पुत्र की इच्छा, है ना। जनेकता, जन प्लस एकता, है ना, जनतेकता होता तो जनता प्लस एकता हो जाता है, लेकिन ये तो जनेकता है, जन प्लस एकता। आ गया समझ में? दो मात्रा वाले शब्द वृद्धि संधि के होते हैं, क्योंकि हम वृद्धि संधि के उदाहरण पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर दो शब्द और है, एक तो है जलोग, जलोग के अंदर जल प्लस औग, ए के अंदर औ जुड़ा तो दोनों मिलकर के ए और औ दोनों मिलकर के औ बना। ए और आ के साथ में ओ या औ जुड़ता है तो दोनों मिलके औ बनता है। ए के साथ औ जुड़ा तो दोनों मिलके फिर औ बना, वो विकार है। वो विकार ले के अंदर जुड़ा, लव बना, जलौग, ठीक है ना। तंडुलोदनम, इसके अंदर लो के ऊपर दो मात्रा है, कितनी है, दो मात्रा है, ठीक है ना। अब तंडुलोदनम, तो इस लो के ऊपर दो मात्राएं तो वृद्धि संधि है। तंडुल प्लस ओदनम, तंडुल का मतलब चावल, ओदन यानी भोजन, चावल का भोजन, तंडुल ओदनम, ठीक है ना। ये तो आई और औ के दो उदाहरण हैं जो वृद्धि संधि के मुख्य है। अब वृद्धि संधि के अपवाद बहुत सारे हैं जो अपन क्या करेंगे अंत में, किसके अंत में, पांचों संधियों के अंत में पढ़ेंगे। फिर एक दो संधि और है, पूर्व रूप, है ना, पर रूप, प्रकृति भाव, उनको भी इसके अंदर पढ़ेंगे। अब अपन लेते हैं सीधी यण संधि। अब यण संधि में क्या होता है, मैं आपको सामान्य तरीके से एक विशेषता बता रहा हूं
कि य से पहले आधा अक्षर होता है तो यण संधि होती है। ध्यान से देख लो, य से पहले सिर्फ तय ही नहीं, कोई भी आधा अक्षर होएगा तो वहां यण संधि होगी। अगर य के अंदर वाले स्वर से बाद वाले शब्द का निर्माण हो जाए तो य के अंदर क्या है, ए, एकम, एकम बन रहा है, हाँ बन रहा है, तो यण संधि है। कैसे देखिए, अब यण संधि में य से पहले आधा अक्षर होता है तो य का ई बनता है। ये जो मैंने बात बोल ली है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यण संधि समझने का तरीका है, य से पहले आधा अक्षर होता है, ध्यान से देखो, य से पहले आधा अक्षर होता है तो य का ई बनता है। य के अंदर वाला स्वर सुरक्षित रहता, आधे य का ई बनता है। अब आधे य का ई बनेगा तो उससे पहले जो भी आधा अक्षर होगा उसके अंदर वो य का जो ई बनेगा ना, वो उसके अंदर जुड़ जाएगा। तो यहां देखो जुड़ गया प्र, तो वैसा वैसा तय के अंदर ये ई जुड़ा है ना, ये य है, यह था यहाँ पर, इसका ई बन गया और यह के अंदर वाला स्वर यहाँ पर आ गया एकम। अब इसको वापस बनाते हैं, ये प्रति प्लस एकम आपको संधि विच्छेद करना सिखाया है। अब यहां से देखो, प्रत अलग कर दिया, अंदर से ई बाहर निकाला और एकम का ए ले आए, तो ई और ए मतलब पोजीशन बन रही है। ई ई उ उ री 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 के बाद में असमान स्वर आए तो यण संधि होगी। आपको याद है? याद नहीं है भाई, पहले याद करो सारे। ई के बाद में ए आ गया तो ई का क्या बन गया, ये बन गया। बाकी कुछ नहीं हुआ, प्रत का प्रत है, ए का ए है, कम का कम है, एकम का एकम। ई का यह बनेगा, बाकी कुछ नहीं होगा। सुविधा सूत्र में भी आपको समझाया, नहीं तो आप पीछे जाकर के पीछे देख सकते हैं इसी वीडियो में। तो यह के बाद में ए है तो ए यह के अंदर जुड़ेगा, ये बन गया फिर से। अब यहां प्रत ये कम, तो ये त आधा है तो आधा ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रत्येकम प्रत्येकम इति सिद्धम। अवगतम वा नैवा, समझे या नहीं, अंडरस्टैंड और नॉट। अब यहाँ पर भी एक दो उदाहरण दिए हुए हैं, बाकी तो यण संधि के उदाहरण आप कहीं पर भी पढ़ लें, प्रैक्टिस आपको करनी है। प्रत्युत्तर, तो यहाँ पर यह से पहले ई, यह से पहले आधा अक्षर है तो यह का ई बना, तय के अंदर जुड़ा प्रति बन गया, प्रति तो बन गया। अब यह के अंदर क्या है, ऊ है, ऊ से बाद वाले शब्द का शुरुआत तो तर के साथ ऊ जुड़ गया, उत्तर। ये ऊ कहां से आया, यह के अंदर था। आ गया समझ में, प्रति प्लस उत्तर। यहां ध्यान से देखो, पर्यावरण, पर्यावरण में पर्यावरण, तो यहां से पहले आधा अक्षर क्या है, र है, तो यह का ई बना, यह का ई बना, बना कि नहीं बना, वो ई रे के अंदर जुड़ा तो रे का री बन गया, परी। और यह के अंदर स्वर क्या है, आ से क्या बना, आवरण, आवरण। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमको पहली बार समझ में आया जिंदगी में, ऐसे पहले कभी समझा ही नहीं। तो हम आपको कहे थे ना, अगर आपके है ना जिंदगी में कई बार पढ़ी हुई है तो हम जो पढ़ा रहे हैं उसके अनुसार आप पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान देकर पढ़ेंगे तो आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ऐसे समझ में आएगा। शुद्ध्युपाद से, तो यहाँ पर यह से पहले आधा अक्षर ध, ध के अंदर ई जुड़ा, शुद्धि बना, है ना। छोटी ई नहीं, बड़ी ई भी हो सकती है, बड़ी ई का भी यह बनता है। तो यहाँ पर शुद्धि में बड़ा ई होता है, शुद्धि, और यह के अंदर क्या, उ, उपास्य, ठीक है ना, शुद्धि प्लस उपास्य। अब मध्वरी है तो वह से पहले आधा अक्षर है, वह से पहले आधा अक्षर होता है तो भी यण संधि होती है, यह से पहले आधा अक्षर होता है तो भी यण संधि होती है, र से पहले आधा अक्षर होता है तो भी यण संधि है, और ल से पहले आधा अक्षर होता है तो भी यण संधि होती है। ल से पहले आधा अक्षर होना जरूरी नहीं है। अब इस मध्वरी को थोड़ा ध्यान से देख लो, वह से पहले आधा अक्षर होता है तो वह क्या क्या बनता है, ई बनता है। अरे ई तो यह का बनता है, वह का ऊ बनता है, वह का क्या बनता है, ऊ, और वह के अंदर वाला स्वर होता है ना, उससे बाद वाले शब्द की शुरुआत होती है। यहाँ पर वह के अंदर क्या है, अ, री के साथ जुड़ा, अरी बन गया, ये देखो, और वह का ऊ बन गया, वो ध के अंदर जुड़ गया, ठीक है ना, कंटिन्यूटी सारी। ध के बाद में वह है, वह के बाद में अ, तो यहाँ पर संधि कहाँ है, इस वह के बीचों बीच है, वह उधर जाएगा, स्वर उधर जाएगा, यहाँ होती है संधि। वह उधर गया, क्या बना, वो बना, ध के अंदर जुड़ा, मधु और अरि, ठीक है ना, मध्वरी, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। यहाँ वापस इसका बनाते हैं, मध, वह के अंदर से वो निकाला, उधर से एल आए, री, ऊ के बाद में कोई भी स्वर आए ना, ऊ और ऊ को छोड़ करके बाद में कोई भी स्वर आए तो यण संधि होती है। यण संधि होती है तो क्या होता है कि उस स्वर के तो कुछ नहीं बिगड़ता है, एज इट इज नीचे लिख देते हैं, लेकिन ऊ का वह बनेगा, चाहे छोटा होगा चाहे बड़ा होगा, आधा वह बनेगा। तो यहाँ पर वह का ऊ बन गया, ऊ का वह बन गया, ऊ का वह बन गया, वह के अंदर ए जुड़ गया तो वह पूरा हो गया,
और ये ध आधा है तो आधा ही रहेगा, आधा चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, मध्वरी बन गया। अब ये गुरुभाग्या, गुरुभाग्या के अंदर सेम सिस्टम है, वह से पहले आधा अक्षर है, क्या है र, र के अंदर मतलब वह का ऊ बना, र के अंदर जुड़ा तो रू बन गया गुरु, ठीक है ना। और उसके बाद में वह के अंदर आ है तो आज्ञा, गुरुभाग्या, ठीक है ना। ऐसे आप भी अपने अपने हिसाब से कोई शब्द बना सकते हो, जैसे कोई ऊ लास्ट वाला शब्द है उसके साथ में आप कोई भी जोड़ो ना, आप संधि युक्त शब्द बना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ये एक शब्द है त्वेष्टा, त्वेष्टा के अंदर वह से पहले आधा अक्षर है, वह से पहले आधा अक्षर है, हाँ, तो वह का क्या बना ऊ, ऊ किसके साथ जुड़ा, तय के अंदर, तो क्या बना तू, और एष्टा बनेगा, एष्टा, क्योंकि वह के अंदर ए है तो एष्टा बनेगा, तू धन एष्टा त्वेष्टा। आया समझ में, क्या नहीं आया, आ गया। अब यण संधि का तीसरा नियम है ना, र से पहले आधा अक्षर होता है ना, वह य र ल वह, यण संधि में य के पहले आधा अक्षर यण संधि, वह से पहले आधा अक्षर यण संधि, र से पहले आधा अक्षर यण संधि। तो यहाँ पित्राज्ञा के अंदर क्या है, पितृ प्लस आज्ञा, ठीक है ना। री के बाद में कोई भी स्वर आता है तो री का र बनता है, और र से पहले आधा अक्षर होना जरूरी है। देखिए ये पित्राज्ञा शब्द है ना, ये ऐसे है, पी और ये त और ये र और ये रा ज्ञा। पहले आपने कहीं कहीं ऐसे त्रय देखा कि नहीं देखा, ऐसा वाला त्रय, ऊपर वाला थोड़ा ऐसे होता है, नीचे वाला ऐसे, मतलब ये त है, ऊपर वाला क्या है त, जो अक्षर ऊपर होता है ना वो आधा होता है और नीचे होता है वो पूरा होता है। तो त्रय का विभाजन क्या होगा, त र और अ। तो ये अ किसके साथ है, र के साथ है, मतलब र पूरा है और तय आधा है। तो र पूरा है मतलब र के अंदर आ की मात्रा है, इधर ये त्रा करेंगे तो र के अंदर कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा। तो यहाँ र के अंदर आ की मात्रा है, तो हमने क्या नियम बताया था कि वह के अंदर वाला जो भी स्वर है उससे बाद वाले शब्द की शुरुआत होगी। तो यहाँ पर र के अंदर जो भी स्वर है उससे बाद वाले शब्द की शुरुआत होगी। तो यहाँ संधि विच्छेद में पितृ प्लस आज्ञा है, तो यहाँ पितृ री का री के बाद में कोई भी स्वर आए, री और री को छोड़ करके तो क्या बनेगा, यण संधि, री का क्या बनेगा, र बनेगा। अब यहाँ पर र बन गया और यहाँ पर पितृ का त है, अब ये त और ये र जुड़ करके क्या बन गया, त्र बन गया, और इस त्र के अंदर आ जुड़ा तो त्रा बना। देखो ये त और त्र बन गया, फिर आ जुड़ा तो त्रा बना, तो पित्राज्ञा, ठीक है ना। होत्रिकार अलग है, होत्रिकार में दीर्घ संधि, कंफ्यूज नहीं होना। पित्राज्ञा इसके अंदर पितृधन आज्ञा, मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, पितृपदेश, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिसके अंदर पितृधन उपदेश यण संधि होती है। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई तो दोबारा देख लो। अब यहाँ यण संधि का ये तो अभी तीसरा नियम ही है, धात्रंश है, तो ध्यान से देखो, त्रंश के अंदर त र अ और ए के ऊपर बिंदी है, तो ए के बाद में बिंदी, अनुस्वार हमेशा स्वर के बाद में होता है, तो यहाँ अ के बाद में, तो यहाँ पर देख लो ए के बाद में अनुस्वार अंश, तो यहाँ पर क्या होगा, धा त री, धात्री प्लस अंश, ये धात्रंश बन गया, ठीक है ना। अब ये चौथा नियम है, ल से पहले आधा अक्षर होगा नहीं, तो लाकृति में क्या है, ली प्लस आकृति है ना। ली के बाद में कोई भी स्वर होता है, ली को छोड़ करके कोई भी स्वर होता है तो ली का लय बनता है। अब इसका आधा लय बनेगा तो आ जुड़ गया, ला बन गया, लाकृति बन गया। ली के बाद में आ गया तो ली का लय बन गया, लय के अंदर आ जुड़ा लादेश है ना, ली का लाकृति, लादेश, ये इतने शब्द हैं। बाकी तवलकार शब्द है ना वो गुण संधि का है, वहां उसको आप है ना धात्रंश, धात्रंश, पित्राज्ञा, मातृपदेश, इन शब्दों को आप होत्रिकार है ना, होत्रिकार, पितृणम, उन शब्दों से मत जोड़ना क्योंकि वो दीर्घ संधि के। और तवलकार, ममलकार को वो वर्ती अपने गुण संधि के हैं। यहाँ पर लाकृति, लादेश, ये यण संधि के। ये आप अलग से एक पेपर पे नोट करके और उसको कंपेयर करना। अब अपन आगे चलते हैं अयाति संधि के उदाहरण, ठीक है ना। यहाँ सारे के सारे अयाति संधि के उदाहरण हैं, बहुत अच्छे से अयाति संधि को यहाँ क्लियर किया गया है। जूम करके देखते हैं,
अब सबसे पहले तो ये बताइए कि अयादि संधि के क्या होते हैं वो विकार। अयादि संधि के 4 विकार होते हैं, आय, आय, अव, आय, ठीक है ना। तो यहाँ आपको न के अंदर अ और ये क्या है, अय है। अय का क्या बनता है, ए बनता है। ए न के अंदर जुड़ा, ने बन गया। और ये हलंत होता है आय का, इसलिए यह के अंदर से ए निकला, अन बन गया, ठीक है ना। ने प्लस अन इसका संधि विच्छेद। अब ने प्लस अन को वापस नयन बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे देखिए, ने प्लस अन, तो यहाँ प्लस के पास वालों में संधि होती है, बाकी के कुछ नहीं बिगड़ता है। तो न यहाँ पे आ गया, न के अंदर से ए इधर ले आए और अन का अ ले आए और न दूर लिख दिया। कोष्टक यहाँ पर किया नहीं है क्योंकि छोटी सी बात है। अब न और इस न का कोई रोल नहीं है। रोल किसका है, ए और ए का। ए के बाद में कोई भी स्वर आए, ए आई ओ औ के बाद में कोई भी स्वर आए तो अयादि संधि होती है। ये आपको याद है, नहीं है तो क्यों देख रहे हो, पहले वो याद करो भाई, फिर बोलते हो समझ में नहीं आया। तो यहाँ ए के बाद में अ, तो ए का बनेगा आय। कैसा बनेगा देख लो, अ और यह हलंत होगा, आय नहीं बनेगा। आय तो आई होगा तब बनेगा, आय ऐसा बनेगा। कुछ हिंदी वाले बहुत बड़े बड़े टीचर पढ़ाते हैं आय बनेगा, यह के हलंत करते ही नहीं है। फिर सोचते हैं मुंह के उंगली लगा के कि यह हलंत होता है कि नहीं होता है, ऐसे चलता है। चलता नहीं है, जो होता है वो होता है और जो नहीं होता है वो नहीं होता है, बस फिक्स ही होता है अपने इधर। तो बात जो नहीं होता है सीधा मना करना चाहिए कि मुझे दिमाग में नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा ऐसे। लेकिन यहाँ तो सब दिमाग में है। तो न के अंदर देखिए यहाँ पर आय बन गया किसका, ए का, बाकी कुछ नहीं चेंज हुआ। तो अब देखिए विकार हमेशा प्रथम पद के अंतिम अक्षर के साथ जुड़ता है, लेकिन यहाँ देखिए ये ए का जो आय बनाना, इसका अ तो न के अंदर जुड़ेगा, न बन जाएगा। और जो यह है उसके अंदर बाद वाला स्वर जुड़ेगा। यहाँ अ होना जरूरी नहीं है, कोई दूसरा भी हो सकता है। अभी अपन दूसरे उदाहरण बताएंगे आपको। तो ये अ इस यह के अंदर जुड़ा, यह पूरा बन गया। तो ये न, य और न, नयन फिर से बना कि नहीं बना। अब आया समझ में, अयादि संधि। अयादि संधि का एक उदाहरण बताया अभी तक, एक विकार बताया, 4 विकार होते हैं। तो इसके 2-3 उदाहरण और बता देते हैं, फिर दूसरा विकार लेंगे। यहाँ देखिए ये आपके हरे ये, तो यहाँ विकार क्या दिख रहा है, ए भी दिख रहा है, लेकिन ए तो लास्ट में, उसके क्या संधि करें। अ के अंदर, र के अंदर जो अ और ये अय है कि नहीं। अब इस अय का ए बनेगा, वो र के अंदर जुड़ेगा। ये वाले ए से कोई नहीं लेना देना, ये वाला ए तो अलग है। अय कहाँ पर है, र और ये, र के अंदर वाला अ और ये अय, अय का ए बनाओगे और उस र के अंदर जुड़ दोगे, हरे बन जाएगा। हरे प्लस सिर्फ ए, क्योंकि ए के बाद में ए आएगा तो भी इस ए का क्या बनेगा, आय बनेगा। अयादि संधि में ए के बाद ए आएगा तो दीर्घ संधि नहीं होगी, वो यण संधि में प्रॉब्लम है। ई के बाद में ई नहीं आ सकता। यहाँ पर ए के बाद में ए खुद आ सकता है, तो ए का आय बनेगा। आय बनेगा तो अ तो इस र के अंदर ही रहेगा, और यह के अंदर ये ए जुड़ गया तो ये बन गया हरे ये। अब शयनम, तो यहाँ अय कहाँ पर है, श के अंदर अ और ये अय, अय का ए बना, अय का ए बना, ये तो याद है ना। ए स के अंदर जुड़ा शे और फिर अनम। इस तरीके से आय आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं आय की तरफ। आय वाला विकार, दूसरा विकार। अब ये चौथा नियम है, चौथा उदाहरण है नायक। नायक में आपको क्या दिख रहा है, आय दिख रहा है। आय की, आय का क्या बनता है, आई बनता है। देखो न के अंदर आ और ये अलग कर दो। आय का आई बना, न के अंदर ही जुड़ेगा, नहीं, ये पड़ा नहीं। और यह के अंदर वाला अ क के साथ जुड़ा अक, नई प्लस अक। अब नई प्लस अक को वापस नायक बनाते हैं, ठीक है ना। नया हलंत कर दिया, अंदर से आई निकाला और अक उधर लिख दिया। अब आई का, आई के बाद में अ नाम का स्वर आ गया, कोई भी स्वर आए तो आई का आय बनता है, तो आय बना दिया। अब ये आ उधर चला जाएगा, यह उधर चला जाएगा। आ किसमें, न के अंदर जुड़ा तो ना बन गया, और यह के अंदर है जुड़ा तो यह बन गया, ठीक है ना। ये हलंत हट गया। उसके बाद में ये क्या बन गया, नायक। समझ में आया, बहुत जल्दी समझ में आया। जो ऊपर प्रोसेस था वो सेम यहाँ पे। अब यहाँ देखिए पांचवा उदाहरण है गायक। तो इसमें आय है, आय का आई बना, गय के अंदर जुड़ा गई और अक, गई प्लस अक, गायक। विधायक, यहाँ ध्यान से देखो, धा के अंदर आ है और यहाँ पर यह है आय, आय का आई बुना, ध के अंदर जुड़ा धई बना, विधई और अक, विधई प्लस अक इज इक्वल टू विधायक। समझ में आ गया। ऊपर क्या देख रहे थे,
प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, सारी क्लासों की अलग अलग प्लेलिस्ट है, ठीक है ना। छठी से लगाकर 10वीं तक संस्कृत की अलग अलग प्लेलिस्ट है, संस्कृत पुस्तक की, और छठी से 10वीं तक व्याकरण की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों को अगर छठी से 10वीं तक के बच्चों को किसी तरह की कोई भी अध्ययन करना होता है तो हमारे चैनल पर पाठ्य पुस्तक की अलग प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप अध्ययन करें। ऐसे वीडियो मिलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे वीडियो हैं। और रीड संस्कृत के दोनों लेवल की, दोनों भाषाओं की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है ना। फर्स्ट लेवल फर्स्ट भाषा संस्कृत, फर्स्ट लेवल सेकंड भाषा संस्कृत, सेकंड लेवल फर्स्ट भाषा संस्कृत, सेकंड लेवल सेकंड भाषा संस्कृत, 4 प्लेलिस्ट अलग अलग है और एक रीड संस्कृत की अलग से है, तो वहां पर आप अध्ययन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब अपन चलते हैं अगले नियम की ओर, है ना। तीसरा नियम अक वाला, अब वाला, ठीक है ना। यहाँ ध्यान से देखिए, पवन में आपको क्या विकार दिख रहा है? अव, पै के अंदर वाला ए और ये व, अव, ठीक है ना। अव का क्या बनता है? ओ बनता है। ओ पै के अंदर जुड़ा पो बन गया, और यहाँ पर अन, पो प्लस अन। अब पो प्लस अन को वापस पवन बनाते हैं। पै के अंदर से क्या निकला? ओ, और उधर से अन में से अ, तो ओ का क्या बनता है? अव बनता है, वह हलंत होता है। और अव के अंदर अ किसके अंदर चला गया? पै के अंदर, तो पै पूरा हो गया। और इस वह के अंदर ये वाला न आ गया, ए आ गया, तो ये वह पूरा हो गया, और न उधर से आ गया, पवन बन गया। इतना मुश्किल पवन होता है। अब यहाँ पर 2 उदाहरण हो रहे हैं। भवनम, भवनम के अंदर भो प्लस अनम, ठीक है ना। विष्णु में विष्णु प्लस ए कैसे बना, वो तो आपको पता ही है कैसे। यहाँ पर भवनम में अब है, अब का ओ बना, भो बन गया, अनम बन गया। विष्णुवे में देखो अब कहाँ पर है? णे के अंदर अ और ये वह, अब का ओ बनता है, तो ओ वह णे के अंदर जो क्या णो बन गया, विष्णु। और लास्ट वाला वह के अंदर वाला ए, यहाँ पड़ा ए, विष्णु प्लस ए। इस तरीके से यहाँ पर ये संधि हो गई। अब अगला नियम है आपका पावक। पावक के अंदर पौ प्लस अक कैसे बना? आव है इधर, आव का क्या बनता है? औ बनता है। औ पै के अंदर जुड़ा पौ बना, और वह के अंदर वाले ए से अक बन गया, ठीक है ना। वापस पावक बनाते हैं। पौ पै इधर ले आए, अंदर से औ निकाला, उधर से ए लाए क। औ का क्या बनाओगे? आव बनाओगे। क्यों बनाओगे? क्योंकि औ के बाद में स्वर आ रहा है, इसलिए, ठीक है ना। औ के बाद में स्वर आएगा तो ही आव बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो यहाँ आव बन गया, तो आ तो पै के अंदर जुड़ जाएगा, और ये अ इस वह के अंदर जुड़ जाएगा, तो ये वह पूरा हो जाएगा, वो पा पूरा हो जाएगा, पावक। इस तरीके से ये बन जाएगा पावक। समझ में आया? अब पावक के 2 उदाहरण आपको दे रहा हूं, क्योंकि अभी तक हमने बाद में द्वितीय पद का प्रथम अक्षर ए ही सोचा था। अब हम इसके द्वितीय पद के प्रथम अक्षर स्वर को चेंज करते हैं। हालांकि हम ए लाए थे, ऊपर ए दिख रहा है आपको, ये अब थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ शब्द है नाविक। नाविक के अंदर ध्यान से देखो, आव है ना, ने के अंदर वाला आ, और उसके जस्ट बाद में वह है, ने की ई तो वह के बाद में है, तो वह के बाद में वह के अंदर कौन सा स्वर है? छोटी ई, तो छोटी ई से इधर इक बन गया, ठीक है ना, ये इक। अब नाव के अंदर जो आव है, उस आव का औ बना, औ ने के अंदर जुड़ गया, आधे ने के अंदर, क्योंकि अंदर से आ निकला तो फिर आधा नहीं रहा। उस आधे ने के अंदर जो आव का औ बना ना, वो ने के अंदर जुड़ गया, नौ बन गया, 9 प्लस 1 नाविक। वापस बना दो। अब यहाँ ध्यान से देखो, भ्रात्रा वावम, भ्रात्रा वावम, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ वाला आव और यहाँ वाला आव, 2 आव है। कौन से आव को यूज करोगे? इसको करेंगे तो सही होगा। कैसे होगा वो प्रूव करेंगे। यहाँ पर रा के अंदर आ और ये वह, आव का औ बना, रे के अंदर जोड़ा रऊ बना, भ्रात्रऊ, और इस आ के बाद में वाम जोड़ दिया, आवाम बन गया, तो भ्रात्रऊ आवाम। आवाम द्विवचन है, भ्रातृ द्विवचन है, विशेष विशेष हो गए। आवाम यानी हम दोनों, भ्रातृ यानी भाई है, तो भ्रातृ द्विवचन है, ये भी द्विवचन है, इसलिए यहाँ पर अयादि संधि है, भ्रात्रा वावाम, ठीक है ना। ये 10th के अंदर एक शब्द है, बहुत सारे लोग यहाँ अटकते हैं। ऐसे ऐसे शब्द आप भी बना सकते हो। अब अपन 5 संधियां पढ़ चुके हैं। 5 संधियां आपको याद हो गई, तो आगे वाले तो अपवाद है, मेन तो 5 ही है, 5 के अपवाद है आगे। तो यहाँ अपन प्रकृति भाव संधि पढ़ रहे हैं। छठी संधि कौन सी है? प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव का मतलब होता है जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, नो चेंज।
तो यहाँ प्रकृति भाव का अर्थ है कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसा है वैसा का वैसा रहना। तो यहाँ इसके कुछ नियम हैं, उसके अनुसार आपको ये नोट करना है, नोट करके याद रखना है कि ऐसी ऐसी स्थिति में प्रकृति भाव संधि होती है। तो 3 नियम तो आपके सामने हैं, ये 3 नियम आपके प्रकृति भाव संधि के हैं। इसके बाद में आपने पर रूप संधि और पुरु रूप संधि का नाम सुना होगा, लेकिन वो संधि नहीं है, वो एक नियम है। संधि तो 5 ही है, स्वर संधि के अंदर 5 मुख्य संधि हैं। उसके बाद में पर रूप संधि है, वो आपके गुण संधि का अपवाद है, और पुरु रूप संधि है वो आपके अयादि संधि का अपवाद है। पुरु रूप संधि अयादि संधि का अपवाद है। चलो वो चर्चा हम बाद में करेंगे। यहां पर देखिए पहला नियम, प्लुत स्वर होने पर प्रकृति भाव रहता है। बहुत अच्छी बात बताइए। तो कृष्ण के बाद में ये प्लुत स्वर है, प्लुत का मतलब 3 का निशान, कृष्ण है ना, उसको 3 गुना बोला जाता है। जब कोई भी अक्षर 3 गुना बोला जाता है तो वो, कोई भी स्वर 3 गुना बोला जाता है तो वो प्लुत होता है। कृष्ण प्लस अत्र, तो यहाँ पर ए और ए मिलकर के आ होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है क्योंकि ये प्लुत है, तो सेम टू सेम रहेगा, कृष्ण अत्र। अब देखिए प्रक्रिय होने पर, प्रक्रिय मतलब दीर्घ ई या दीर्घ ऊ वाले हो अंत में, ऐसे शब्द जो लास्ट में ई का रांत या ऊ का रांत, समझ में आया ना, बड़ा ई लास्ट में हो चाहे बड़ा ऊ लास्ट में हो, 2 हो, और उसके बाद में वो क्या होना चाहिए, द्विवचन होना चाहिए, द्विवचन शब्द होना चाहिए, प्रक्रिय होते हैं, ठीक है ना, द्विवचन शब्द होना चाहिए, और लास्ट में बड़ी ई की मात्रा या बड़ा ऊ की मात्रा हो, और द्विवचन होना चाहिए, शब्द रूप हो चाहे धातु रूप हो, ठीक है ना। तो वहां पर क्या है कि वो प्रक्रिय होते हैं, ठीक है ना। बड़ा दीर्घ स्वर होना चाहिए, चाहे बड़ा ई हो, बड़ा ऊ हो, या आपके हो सकता है कि ए आई ओ औ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए हरि प्लस एतौ, तो यहाँ हरि के अंदर बड़ी ई की मात्रा है, तो ये प्रक्रिय हो गया। प्रक्रिय क्यों है, क्योंकि ये द्विवचन है। ऐसे ही ई आएगा तो आपने शुद्धि लिखा था, आपको मालूम है शुद्धि, तो वो प्रथम पुरुष एक वचन था, प्रथमा एक वचन, शुद्धि प्लस उपास्य, वहां पर नहीं। यहाँ हरि प्लस एतौ, तो ये कौन सी संधि का अपवाद है, ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो यण संधि होती है, लेकिन यहाँ पर यण संधि नहीं होगी, हरि प्लस एतौ रहेगा, हरि प्लस एतौ का, यहाँ पर संधि है और यहाँ विच्छेद है। तो यहाँ ये संधि कैसे है, क्योंकि ये प्रक्रिय है इसलिए प्रकृति भाव रहेगा, नित्य प्रकृति भाव रहेगा, मतलब यहाँ विकल्प से नहीं, विकल्प का मतलब होता भी है और नहीं भी होता है, ऐसा यहाँ पर नहीं है। विष्णु प्लस इमु, विष्णु के अंदर द्विवचन है, इमु ये आपके सर्वनाम शब्द है, ये भी द्विवचन है, ये भी द्विवचन, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये द्विवचन होना चाहिए। कपि प्लस आवाम, तो कपि बड़ा हो गया, कपि 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 है, कपिम कपि कपिन, तो वह वाला कपि द्विवचन है, आवाम भी द्विवचन, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ स्वर है तो यहाँ यण संधि होनी चाहिए, लेकिन कपि प्लस आवाम इसका एज इट इज रहेगा। सेवते से सेवते सेवेते सेवंते, सेवते सेवेते, सेवेते द्विवचन है, ये तो द्विवचन है, तो ये आ गया, ये आपके यहाँ पर संधि नहीं होगी। अब यहाँ प्रक्रिया और क्या होते हैं, अदश शब्द है ना, अदश शब्द में मैं के बाद दीर्घ ई या दीर्घ ऊ आने पर कोई भी वचन में प्रकृति भाव रहेगा, कोई भी वचन हो, अदश शब्द है ना, उसका कोई भी वचन, एक वचन द्विवचन, यहाँ पर सिर्फ द्विवचन है, लेकिन अदश शब्द है ना, है ना, आपने लिखा ना महान च असौ ऋषि, वो वाला अदश शब्द है। तो अमऊ, अमी, अमी प्लस ईसा, तो अमी के अंदर आपके प्रकृति भाव है, क्योंकि एक वचन है, फिर भी क्योंकि कोई भी वचन आ सकता है, दीर्घ ई दीर्घ ऊ आने पर कोई भी वचन में यहाँ पर प्रकृति भाव रहेगा, ये छोटा सा नियम है। अब दूसरे नियम का निपात होने पर, निपात अव्यय होते हैं, जो अव्यय प्रकरण आपने चैनल पे हमारे पे पढ़ा होगा, तो निपात अव्यय वो होते हैं जो बहुत छोटे, विस्मय आदि ऐसे होते हैं। तो ई इंद्र, उ उमेश, तो ई इंद्र यहाँ पर दीर्घ होना चाहिए, लेकिन ये अव्यय है और ये निपात है, इसलिए इसमें प्रकृति भाव रहेगा, यहाँ आ नहीं होगा, ये याद रखना। निपात के अंदर आ होता है, लेकिन वो आ यहाँ पर नहीं आएगा। क्लियर हुआ? अब समान प्रकृति भाव, ई बड़ा ऊ, ई ऊ री और ली होने पर विकल्प से दीर्घ हो तो ह्रस्व भी हो सकता है, दीर्घ हो तो ह्रस्व भी हो सकता है। कैसे?
नदी प्लस अस्ति, ठीक है ना। तो यहां नदी दीर्घ है तो यहां नदी छोटा हो जाएगा और अस्ति, ये आपके प्रकृति भाव हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर आपके इसने क्या कहा है कि यहां तो द्विवचन बोल रहा था, लेकिन उसके अंदर एक और नियम खो जाए, ई उ री और ली आएगा ना, या फिर कोई दीर्घ आएगा ना, बड़ा ई बड़ा ऊ बड़ा री और बड़ा ली, तो भी प्रकृति भाव आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। जैसे यहाँ पर नदी बड़ा ई है, दीर्घ हो तो हर्षव होगा, तो नदी बड़ा है तो उसका छोटा होगा, नदी अस्ति, यहाँ पर प्रकृति भाव संधि है। मधु अत्र, तो यहाँ मधु अत्र लिखा है और मध्वत्र भी लिखा है, यहाँ पर आपके यण संधि है और यहाँ पर प्रकृति भाव संधि है, विकल्प से है। विकल्प से मतलब ये भी होगी वो भी होगी, जो आपके नियम लग रहा है। ये यण अयादि संधि, यण संधि का अपवाद है। मधु प्लस अत्र, तो मध्वत्र, यहाँ प्रकृति भाव नहीं होगी क्योंकि समास है, ठीक है ना। जहां पर समास होगा वहां पर ये प्रकृति भाव नहीं होगी। तो मधु अरि, मधु नाम से अरि इति, मधु नाम का जो अरि है दुश्मन है वह, तो यहाँ पर समास है, इसलिए यहाँ पर प्रकृति भाव नहीं होगी। लेकिन मध्वत्र यहाँ कोई समास नहीं है, न समास है। जहां पर समास नहीं होगा वहां पर प्रकृति भाव संधि होगी। अगर यण संधि होगी तो यण संधि में प्रकृति भाव भी हो सकती है। ये तीन तरह की प्रकृति भाव हमने आपको पढ़ाए, बहुत गहरे गहरे तरीके से, बहुत अच्छे जगह से खोज ढूंढ करके आप पढ़ाए। अब यहां पर आपको अपवाद बता रहे हैं, ठीक है ना, स्वर संधि के अपवाद। तो उसमें दीर्घ संधि के अपवाद हैं, गुण के अपवाद हैं, अयादि के अपवाद हैं और वृद्धि के अपवाद हैं। सबसे ज्यादा वृद्धि के अपवाद है, ठीक है ना। तो ये अपवाद को हमने यहाँ इतनी सी जगह पे सारा स्वर संधि के अपवाद यहाँ आपके सामने मौजूद कर दिया है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पूरा याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट शब्द है, इन शब्दों से बाहर अपवाद नहीं जाते हैं, क्योंकि अपवाद को हमने ज्यादा लिखा है, क्योंकि वही पूछे जाते हैं। मेन संधि तो हमने एक एक दो उदाहरण के माध्यम से समझाई, क्योंकि आपको याद हो गई तो आप कोई भी शब्द को वहां पर कर सकते हो। देखिए दीर्घ संधि के अपवाद, शक प्लस अंधु, तो यहाँ दीर्घ संधि होनी चाहिए। स के अंदर अ और आ मिला, अ के साथ अ मिला आ बना, तो का होना चाहिए, शकांदु होना चाहिए, लेकिन सकंदु है। तो सकंदु, करकंदु, उल्टा, सीमंत, ये वाले शब्द है ना, 11 शब्द कंठ कर लेना, याद कर लेना। इसमें दीर्घ संधि होती है, फिर भी दीर्घ संधि का अपवाद नहीं, अरे विकार नहीं होता। दीर्घ संधि का विकार यहाँ नहीं है, विकार कहीं पर भी नहीं है, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ अलग चीज हो गई। तो ये दो रेड किए हुए ना, ये अलग चीज है। तो यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। सकंदु, सक प्लस अंधु, ये रटने की चीज है, समझने की नहीं, क्योंकि यहाँ नियम लागू नहीं हो रहा है, ठीक है ना। सक प्लस अंधु, सकांदु होना चाहिए, लेकिन सकंदु है। करकंदु, करक प्लस अंधु, कुलटा, कुल प्लस अटा, कुल लोग यहाँ पर अलंत करते हैं, अलंत नहीं होता है, कुल प्लस अटा। सीमंत, सीम प्लस अंत। सारंग, सार प्लस अंग। मारतंड, मार्त प्लस अंड, ठीक है ना। अस्मंतक, तो अश्म प्लस अंतक, यहाँ पर मैं के अंदर आपकी दीर्घ संधि हो रही है। मान तक, अस्मान तक होना चाहिए, लेकिन अस्मन तक है। अब ये तो आपके हो गए ए प्लस ए वाले दीर्घ संधि। अब ई, बड़ी ई की मात्रा है। मनीषा, मनीषा शब्द में यहाँ पर मनी प्लस ईशा होना चाहिए, ऐसा लग रहा है। यहाँ विकार है, लेकिन ये विकार का यहाँ पर संधि विच्छेद नहीं। यहाँ पर विकार नहीं है, लेकिन फिर भी उस विकार वाला संधि विच्छेद है, ये उल्टा है, इसलिए इसको रेड लिखा है। मनस प्लस ईशा, क्योंकि मनस मूल शब्द है, शकारांत शब्द है। मनस प्लस ईशा, मनीषा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पतंजलि, देखिए पतंजलि में पतत प्लस अंजलि, ये पतत मूल शब्द है और अंजलि, तो यहाँ द्वित्व आदेश है, ठीक है ना। ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। यहाँ पतंजलि में जितनी व्याख्या करें, जितना अपन बहस करें वो है, लेकिन मैं आपको बिना बहस के आपको बता देता हूँ कि प्रथम पद का अंतिम अक्षर स्वर होता है तो स्वर संधि, लेकिन प्रथम पद का अंतिम अक्षर व्यंजन होता है तो व्यंजन संधि, प्रथम पद का अंतिम अक्षर विसर्ग होता है तो विसर्ग संधि। ये चीज हमने पहले वीडियो में ही बता दिया था, वो आपने नहीं पढ़ा है तो वो जरूर आप पढ़ लें, क्योंकि उसके बिना यहाँ कुछ नहीं है। तो यहाँ देखिए प्रथम पद का अंतिम अक्षर व्यंजन होते हुए भी स्वर संधि है, इसलिए इसको रेड किया है। मनस प्लस ईशा और पतत प्लस अंजलि, पतंजलि। तो ये त, इस तय के अंदर
का और का आ वाला दीर्घ है और उस आ का पता ही नहीं है, इधर तो अत है ना, इस तय का द्वित्व है और यहाँ पर पता नहीं क्या क्या है, लेकिन आपको इसको रटना है। पतत प्लस अंजलि, पतंजलि। ओके, हलीशा, हल प्लस ईशा, ये ई इधर है लेकिन हली नहीं, हली प्लस ईशा नहीं, हल प्लस ईशा। लांगलीशा, लांगल प्लस ईशा। आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया तो रट लो, ये सारे इतने से तो हैं। अब गुण संधि में चलते हैं। गुण संधि का अपवाद पहला ही पहला है पर रूप संधि, ठीक है ना। गुण का पर रूप, पर रूप का मतलब होता है बाद में ए ओ ए होता है, ए ओ ए ओ, ए ओ बाद में होता है उसे पर कहते हैं, ए ओ पहले होता है उसे पूर्व कहते हैं, ए ओ पहले होता है उसे पूर्व कहते हैं, ए ओ बाद में होता है उसे पर रूप कहते हैं। आया समझ में? पहले क्या होता है और इसके बाद में क्या होता है तो ये दोनों में होते हैं, पहले और बाद में ओ, बाद में ओ मतलब पर रूप, पहले ए ओ मतलब पूर्व रूप, बाद में क्या ठीक है ना। इधर ए पहले ए या ओ पूर्व रूप संधि, बाद में ए या ओ पर रूप संधि। पर का मतलब बाद में, पूर्व का मतलब पहले। क्या ए ओ, उसके विपरीत में क्या होता है सिर्फ अब आया पर रूप और पूर्व रूप संधि। पहले पर रूप पढ़ते हैं क्योंकि वो गुण संधि का अपवाद है। अब यहाँ नियम क्या है, अकारांत उपसर्ग होना चाहिए। अकारांत उपसर्ग प्र उप है ना, अब 4 होते हैं वो उपसर्ग, हमारे चैनल पे पढ़ाए हुआ, आप अच्छे से समझ ले उसको बहुत अच्छे तरीके से। उपसर्ग को पढ़ने की चीज है क्या, वहां समझाइए बहुत अच्छे से। अकारांत उपसर्ग के बाद में ए या ओ आए, ओ से शुरू होने वाली धातु आनी चाहिए, धातु आनी चाहिए, है ना। एजते, ओष्टी, एजते क्या धातु है, क्रिया होनी चाहिए, वरना नहीं होगी। तो क्या होगा, अकारांत उपसर्ग, ये देखो पढ़े प्र उप अव और अप, ये 4 मैंने बताए थे ना अभी, ये 4 अकारांत उपसर्ग है। इसके बाद में ये ओ आए तो क्या होगा, गुण संधि होगी। ध्यान से देखो, ए के बाद में ए आता तो आई बनता है, कौन सी संधि से, वृद्धि संधि से, लेकिन यहाँ वृद्धि नहीं होगी। प्र ए ये क्या है, धातु है, यहाँ पर भी धातु है लेकिन यहाँ विकार के अंदर विकार है, और विकार है, ये विकार है विचार, उसके अंदर और विकार है। यहाँ देखो, मतलब अभी देखो, यहाँ प्रेजते, प्र प्लस एजे प्रेजते, यहाँ पर एक मात्रा ही है, 2 होनी चाहिए। उपोस्ति, उप प्लस ओस्ति, तो यहाँ उपोस्ति बना है, 2 मात्रा होनी चाहिए लेकिन एक ही है, क्योंकि ये कई बार पूछे हुए हैं। उपेजते, उप प्लस एजते, ये 3 शब्द हो गए। अब देखते हैं अयादि संधि का अपवाद, पूर्व रूप संधि। हरे प्लस अव, तो ए के बाद में कोई भी स्वर आता है तो ए का क्या बनता है, ए का क्या बनता है, अव बनता है, अय बनता है, अय बनता है, तो वो संधि अयादि होनी चाहिए, लेकिन ये इसका अपवाद है। कौन सी संधि, पूर्व रूप संधि। तो यहाँ पूर्व रूप संधि क्या कहती है, क्या कहते हैं, देखो, शब्द रूप या धातु रूप, उसको क्या कहते हैं, पद। शब्द रूप और धातु रूप में जो रूप चलता है, उसके जो भी शब्द होते हैं उसको पद कहते हैं, ठीक है ना। एंग पदांता दति, तो यहाँ पर पद के अंत में ए और ओ होना चाहिए, तो ये पद है। हरे विष्णु, ये क्या है, पद है, शब्द रूप के। इसके लास्ट में क्या, ए या ओ होना चाहिए। तथा बाद में ए हो, तो बाद में ए पड़ा है तो ए का अवग्र चिन्ह बन जाएगा, ए का अवग्र चिन्ह बन गया, ठीक है ना। तथा पूर्व रूप संधि होती है, अयादि नहीं होती है। समझ में आएगी नहीं आई, बात समझ में आ गई। तो देखो, हरे प्लस अव, तो हरे का हरे रह गया और ये आपके अवग्र चिन्ह बन जाएगा। कोपी, को प्लस अपी, ठीक है ना। कह प्लस अपी, वो आपके है ना, कौन सी संधि है, वो विसर्ग संधि है, उसमें विसर्ग होता है, ये अलग है, वो अलग है। उसमें हालांकि पूर्व रूप आता है लेकिन उसमें 3-4 संधि है, एक तो गुण संधि है, फिर आपके विसर्ग संधि है, उसके बाद में आपके ये पूर्व रूप संधि है। इस तरीके से आपको पूर्व रूप समझ में आया। पूर्व रूप में पहले ए ओ होता है, पर रूप में ए ओ बाद में होता है, क्लियर हुआ। अब वृद्धि संधि का अपवाद, सप्तविशी की वृद्धि है, बस 7 प्रकार से आपको ये वृद्धि समझना है। 7 प्रकार आपको माइंड में रखना है, एक, वरना आप यहाँ लास्ट है, ये स्वर संधि की एंडिंग है, यहाँ आपको ये 7 चीज माइंड में रखनी है। इतना आपने माइंड में रख लिया तो इतना भी रखना है। पहला क्या है, उप प्लस एति, उपेति। उपसर्ग के बाद में पर रूप का अपवाद है,
पर रूप ये संधि है ना, उपसर्ग के बाद में कोई भी धातु का ए या ओ आए तो, लेकिन ये क्या एति धातु है, ई धातु है, ई का मतलब एति याति, ठीक है ना, आता है और जाता है। तो यहाँ ई धातु के होने पर वृद्धि संधि होगी। तो ये सप्तविषय के पहला विषय यह है। उप के बाद में एति, अव के बाद में एता, पृष्ठ के बाद में उ और भार के बाद में उ, ठीक है ना, उह, उड, ये सारे शब्द आते हैं ना, वहां पर कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। अव प्लस एता अवेता, पृष्ठ प्लस उ पृष्ठो। तो यहाँ पर ए के साथ में उ जुड़ता है तो कौन सी? गुण संधि होती है। उल्टा देखो, यहाँ पर वृद्धि थी लेकिन गुण बनाया, यहाँ पर गुण है लेकिन वृद्धि बनाया। पृष्ठ के साथ उ है तो पृष्ठो बना, यही तो याद रखना है। क्यों बनाया, क्यों बनाया, अपना क्या प्रॉब्लम है? इसलिए तो एग्जाम्स होते हैं और उसमें फर्स्ट सेकंड मेरिट बनती है। ये चीज जिसको याद होती है ना, वो मेरिट में पार होते हैं। गुण का अपवाद है ये, पृष्ठ प्लस उ, भार प्लस उ भी गुण का अपवाद है। भारो वृद्धि संधि है ये, इसका नाम वृद्धि संधि, अपवाद होते हुए भी वृद्धि संधि। किसका अपवाद है? नो प्रॉब्लम, ये वृद्धि संधि है, इसका अपवाद है। अब दूसरा अक्षा दोहनी अन्यत्र शम, तो यहाँ पर वृद्धि संधि का दूसरा सप्तविषय के साथ में दूसरा अक्ष प्लस उहीनी शब्द आता है, पर्सनल उसने नियम बनाया। तो यहाँ पर कौन सी होनी चाहिए? गुण होनी चाहिए। ए के साथ वो जुड़ता है तो ए बनता है, लेकिन यहाँ एक ए के साथ में उ जुड़ता है तो ओ बनता है, लेकिन यहाँ औ बना, अक्षोहीणी। न का ने क्यों बना? ये आपके व्यंजन संधि का मामला है, गुण का अपवाद है ये, है ना। अब तीसरा स्व प्लस ई स्वैर, तो यहाँ पर भी गुण होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर गुण का अपवाद वृद्धि है, दो मात्रा हो गया। स्व प्लस ईर, ऐसे कोई भी शब्द है ना, स्व के साथ में ईर, ऐसा कोई भी शब्द है ना, तो वहां तीसरे नियम के अंदर आता है। तो यहाँ मैंने एक ही शब्द लिखा है, काफी शब्द होते हैं ऐसे, स्व प्लस ईर स्वैर, एक ही माइंड में रखना आपको, सारा कचरा नहीं लेना, माइंड में रखना है। ऐसे पूरे रट करके आपको निबंधात्मक प्रश्न की तरह ये पूरे वापस लिखने, रट करके तब जाके माइंड में रखेंगे। हाँ, ऐसे क्वेश्चन बनाना है। सप्त विषय की वृद्धि संधि लिखिए, यहाँ 4 उदाहरण लिखना, यहाँ 5वां 6वां 7वां, यहाँ पर 2 है। देखो चौथे में, चौथा देखिए, प्र प्लस उ, पृष्ठ प्लस उ अलग है, प्र प्लस उ है, प्रो है। प्र प्लस एश, प्रेश, प्रेश, यहाँ पर प्र के साथ में ए जुड़ा तो ऐ बना। इसमें वृद्धि है ऑलरेडी, लेकिन ये किसका अपवाद है? प्र के साथ में ए के साथ में ए जुड़ा, तो ए के साथ में ए जुड़ा, पर रूप संधि है ये, क्योंकि ये उपसर्ग है और ये एश, तो यहाँ पर प्रेश बना। और प्र प्लस उ है, प्रो है, ये वृद्धि संधि है। फिर शुक प्लस रित, ये 5वां अलग से आया। रित शब्द जहां पर भी आए ना, ऐसे 10-15 शब्द है, तो उससे पहले कोई भी आए तो सुखार्थ बनता है, सुखार्थ बनता है। ये चीज मैंने आपको बताया ना, आर बनता है, अर बनता है, आर बनता है। अर गुण संधि में बनता है, आर वृद्धि संधि में बनता है। तो ये वृद्धि संधि में आर देख लो, सुखार्थ, खा के अंदर आ और ये रहे आर्थ, गुण संधि का अपवाद है। सुख प्लस रित, सुखार्थ। अब प्र प्लस ऋण है, प्रारण है, यहाँ पर भी आर बन रहा है, गुण संधि का अपवाद। प्र प्लस ऋण, यहाँ आपको क्या देखो, ऋण या रित 2 शब्द जहां पर भी आते हैं वहां वृद्धि संधि आपको लिखनी है, और अर नहीं बनाना, आर बनाना है। देखो महर्षि है ना, तो वहां पर महर्षि तो नहीं लिखा, महा प्लस ऋषि होता है, लेकिन वो गुण संधि है, ये वृद्धि संधि है। अब ऋण से पहले, इस ऋण से पहले कौन कौन से शब्द और आएंगे? बहुत सारे शब्द, वत्सर आएगा, कंबल आएगा, वसन आएगा, दस आएगा, और ऋण खुद आएगा। ऋण से पहले ऋण आएगा तो ऋणाणम बनेगा, स्वयं आने पर भी बनेगा। अब 7वां और अंतिम और लास्ट और फाइनल किसका? स्वर संधि का। उप प्लस रिच्छति, उपार्चिति, है ना, आर बन रहा है, यहाँ पर भी आर बन रहा, आर बन रहा है, आर बन रहा है। ये वाला आर नहीं, अर और आर, अर और आर कौन सा? ये अर तो किस में बनता है? गुण संधि में, और आर किस में बनता है? वृद्धि संधि में। विकारों में मैंने लिखवाया था, ठीक है ना, वो विकार अपवाद है ये, है ना। प्र प्लस रिच्छति, प्रार्चिति, उप प्लस रिच्छति, उपार्चिति। इसको अगर डिटेल से लिखे तो अकारांत उपसर्ग और उसके बाद में ये और बनाना हो, आपको बस ये उदाहरण माइंड में रखना है। अकारांत या आकारांत उपसर्ग के बाद री से शुरू होने वाली धातुएं आने पर ये वृद्धि संधि होती है।
समझ गए आप लोग? तो इस YouTube चैनल पर छठे से 10वीं संपूर्ण संस्कृत व्याकरण सहित वह रीड संस्कृत संपूर्ण कोर्स है, परंतु प्लेलिस्ट से अपना अपना अध्ययन करेंगे। ठीक है ना? ये स्वर संधि आपकी लंबी सी पूरी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी शुद्ध और मधुर वाणी को यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो तक भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो, शुरू हमसे करो। कंपटीशन लेवल पर संपूर्ण संस्कृत व्याकरण पढ़ने के लिए तथा स्कूली बच्चों की संस्कृत पुस्तकें पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। छठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।